बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब? तबीयत ठीक है आप सबकी? मिजाज ठीक है? ज़बरदस्त है, फंटेस्टिक है। बेटा आज हम लोग आगाज़ करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट आर एक्सप्रेस बैच। एक्सप्रेस बैच PRC1 जिसके अंदर हमारे 30 सेशंस होंगे और इन 30 सेशंस के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी द कंप्लीट सिलेबस ऑफ PRC1। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चीज़ें आपको छुड़वाई जाएंगी, वो हो यार का टाइम कम है ये वो सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस की भरमार होगी, असाइनमेंट्स होंगी, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और सब की सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, वो ये वाली कि PRC1 इज ऑल अबाउट असाइनमेंट्स। PRC1 इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिव स्किल्स, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये जो हमारा 15 डेज का सेशन होगा जिसके अंदर हमारे 15 डेज हैं, 30 सेशंस होंगे। एक एक घंटे का सेशन जो है वो हमारा होगा, दरमियान में ऑब्वियसली ब्रेक तो होगी ना, तो 2 घंटे तो रेहान साहब ने पढ़ाना है आपको। तो रेहान सर योर टीचर, तो आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी माइंड में रखना है कि इसके अंदर जो जो काम मैं आपको करवाऊं, जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊं और जिस जिस काम को जैसे जैसे करने को कहूं, तो बेटा आपने लाजमी करना है, बिकॉज दिस इज एक्सप्रेस बैच। यहाँ पे वही करवाया जाएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना और अंडरस्टैंड करना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डे 1 एंड सेशन 1। और सबसे पहले क्या होता है, ऑब्वियसली हर एक को पता है कि सबसे पहले क्या होता है। और जनाब सबसे पहले पेपर पैटर्न से मुतालिक डिस्कशन की जाती है। तो मैं आपको पेपर पैटर्न से मुतालिक डिस्कशन करवाऊंगा और आपके सामने A to Z सारी चीज़ें रखूंगा कि किस किस चीज़ की प्रिपरेशन कैसे कैसे है और किस किस तरह से उसको प्रिपेयर करना। अच्छा, मैं आपको पहले बताता चलूँ कि बेटा सबसे पहली एक बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये वाली है कि योर होल सिलेबस और जो आपका पूरा पेपर है इट इज़ ऑफ 100 मार्क्स। ये पहली बात तो आप लोग समझ लें, 100 मार्क्स को ये कवर करेगा। और 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। पहली बात ज़रा समझ लीजिए, वो ये वाली कि आप इस पेपर को ICAP की वेबसाइट पे जाकर भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई इसमें मसला नहीं है। मैं क्या करूंगा कि आप लोगों की आसानी के लिए, टाइम बचाने के लिए, मैं सिर्फ आपके सामने फाइल्स को डाउनलोड करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने उन फाइल्स को ओपन करना है उस प्रोसीजर से जो मैं आपको बता दूंगा। आपने क्या करना है कि सिर्फ वहां पे जाकर जब आप ये सब कुछ कर लें, ये मैं जानबूझ के अभी नहीं करवा रहा, लेकिन जो आगे जो चीज़ें करवाऊंगा जाहिर सी बात है वो उसी पैटर्न पे करवाऊंगा कि आपने लिखना कैसे एंड ऑल दैट। और यहाँ पे भी हम वैसे ही टाइपिंग करेंगे। तो जो आपने करना होगा वो क्या प्रोसीजर होगा कि आपने जब ये सब हम कर लेंगे तो हम जो अपना आपका मॉक लिया जाएगा, फुल बुक पेपर जो आपको पैटर्न होगा, पेपर होगा, वो उस पेपर के ऊपर ही हम मॉडल पेपर पे जाके सॉल्व करेंगे जो कि ICAP की वेबसाइट पे होगा। तो वो तब भी आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। इसको जानबूझ के मैं अभी छोड़ रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं अबाउट पेपर पैटर्न के, पेपर किस किस तरह से आएगा। पहली बात आप ये समझ लें कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है दैट इज अबाउट फिशबोन या एफिनिटी। फिशबोन या एफिनिटी क्या है अभी छोड़ दें, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये ज़हन में रखना है, बातों को बस अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन सी हैं। मैं बाकी आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, फिशबोन और एफिनिटी की बात करते हैं तो जनाब ये जो फिशबोन और एफिनिटी का सेक्शन होगा इट इज़ गोइंग टू कवर योर 10 मार्क्स। पहले मैं चीज़ों को ऐसे अंडरस्टैंड करवा दूं ताकि आप समझ लें और इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो अच्छे से जज कर पाएँ, ताकि आप अच्छे से समझ लें। बस अगर समझ आ जाएगी तो इसका मतलब है काम हो गया हमारे लिए और मसला नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने बात ये बोली कि सबसे पहला जो सेक्शन होगा दैट वुड बी अबाउट फिशबोन और एफिनिटी। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपको आएगा, आइए उसकी बात किए देते हैं। और दूसरा जो सवाल जनाब आपका होगा दैट वुड बी ऑन पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग
जिसे कुछ ऐसे राइटिंग का भी नाम देते हैं, क्योंकि इसमें पैटर्न हम ऐसे राइटिंग का फॉलो करते हैं, ज़्यादा अच्छी बात यही है उसी को फॉलो किया जाए। कुछ होते हैं जो कहते हैं बस जी किसी तरह मगरोल लाना है तो वो कहते हैं जी पैराग्राफ की शक्ल में लिख लें या वट एवर, लेकिन ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा आइडियल ये है कि आप उसे ऐसे राइटिंग के पैटर्न के मुताबिक लिखेंगे। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये वाला सेक्शन जो होता है इट इज़ गोइंग टू कवर योर 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का ये। और ये याद रखें कि ये जो 1 और 2 जो क्वेश्चन अभी मैंने आपके सामने लिखा, जो अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे शो किया 1 और 2, ये दोनों ये इकट्ठे क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन की शक्ल में, क्वेश्चन नंबर 1 की शक्ल में। और उसका ए पार्ट क्या होगा, या फिशबोन आएगी या एफिनिटी आएगी, ठीक है। ए पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बी पार्ट क्या होगा कि जो अगर आपने फिशबोन की तो फिशबोन के साथ ही उसी टॉपिक पर आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। आपने एफिनिटी की है तो एफिनिटी के साथ ही उसी टॉपिक पे पैराग्राफ राइटिंग होगी, जो कि बी पार्ट होगा। और याद रखें कि दिस विल गो कवर योर 20 मार्क्स, और ये वाला सेक्शन कवर करेगा आपके 10 मार्क्स। ये बातें याद है, मैं इसलिए आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि जब तक देखें मंजिल पर जाने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि मंजिल पर पहुँचना कैसे है, ठीक है। तो जब तक चलने वालों को मंजिल का पता नहीं होता वो कभी भी अच्छे तरीके से मंजिल पे पहुंच नहीं पाते। पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद आगे वो चल नहीं पाते, ठीक है। उस मंजिल पर पहुंचकर भी वो नाकाम हो जाते हैं, यानी पेपर दे के भी फेल हो जाते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो इसलिए ये चीज़ों को बड़े ध्यान से समझें। फिशबोन या एफिनिटी, इनमें से कोई एक चीज़ आप सॉल्व करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपने फिशबोन किया तो उसी से रिलेटेड पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक होगा, तो ये जब आप पूरा सेक्शन करेंगे दैट विल कवर योर 30 मार्क्स। अगर आप एफिनिटी कर रहे हैं तो एफिनिटी से रिलेटेड पैराग्राफ का टॉपिक होगा, तो दैट विल आल्सो कवर योर 30 मार्क्स, ठीक है, 10 and 20। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ से, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन मैं इसको चूँकि सेगमेंटाइज कर रहा हूँ तो इसलिए ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। थर्ड की तरफ जब हम आते हैं, थर्ड सेक्शन की तरफ, तो जनाब ये वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन आता है, आपको कहा जाता है कि यू हैव टू राइट अबाउट लेटर्स। अच्छा, अब ये बात भी ज़रा समझ लीजिएगा, इसको भूलना नहीं है। आपको लेटर्स आ सकते हैं या लेटर्स की जगह पे आपको मेमोज आ सकते हैं, मेमो राइटिंग, मेमोरेंडम जिसे बोलते हैं, या आपको आ सकती है रिपोर्ट। अच्छा, कुछ टीचर्स आपको ये कहते हैं कि सिर्फ लेटर कर दो, छोड़ दो मेमो और रिपोर्ट ना करो। ऐसा ना करें प्लीज़, क्योंकि लेटर भी आते हैं, मेमोज भी आ सकते हैं और रिपोर्ट भी आ सकती है। अच्छा, ऊपर तो चॉइस थी, फिशबोन आ जाएगा और साथ ही चॉइस एफिनिटी भी आ जाएगा, तो जो आपकी मर्जी वो कर लें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जनाब आपको करना ही करना है। लेटर आया तो लेटर नहीं करना है आपको, मेमो आया तो मेमो ही करना है आपको, रिपोर्ट राइटिंग आई है तो सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग ही करनी है आपको, आप और कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो लेटर या मेमो या रिपोर्ट, इनमें से कोई एक चीज़ आएगी। अच्छा, आप लेटर के ऊपर, और ये कितने मार्क्स हैं इसके ऊपर बात किए देते हैं जनाब। दिस सेक्शन इज गोइंग टू कवर योर 20 मार्क्स। चाहे लेटर आ गया, चाहे रिपोर्ट, चाहे मेमो, ये 20 मार्क्स कवर करेगा। अच्छा, लेटर जो है ना, इसके बारे में ज़रा एक बात समझ लीजिएगा कि लेटर जो होता है ये 2 तरह से आपके पास आ सकता है। इसको ज़रा ध्यान से अब समझिएगा। आपको एक तरीका तो ये आएगा कि आपके सामने एक ड्राफ्ट होगा, लेटर लिखा हुआ होगा, आएगा, और कहा जाएगा कि इसमें से मिस्टेक्स बताएं कौन कौन सी हैं, और फिर कहा जाएगा कि अगर आपने मिस्टेक्स बता दी हैं, वो नीचे बॉक्स बना होगा, उसमें आपने मिस्टेक्स बतानी है, 5, 8 जितनी भी पूछी। फिर वो कहेगा कि इसको ज़रा रीड्राफ्ट करके सही लिख दो। तो ये जो मिस्टेक्स बतानी है ये सेक्शन 10 मार्क्स का होगा। जब रीड्राफ्ट करके आप लेटर दोबारा लिखेंगे तो वो भी 10 मार्क्स होगा। तो ये 20 मार्क्स इस तरह कवर होंगे। एक ये बहुत कम आता है लेकिन आता तो है, और लेटर की बहुत टाइप्स हैं, बहुत टाइप से रिलेटेड भी बात आती है। अच्छा, एक तो सेक्शन ये है, ये तकरीबन समझ लें कि इस सेक्शन के आने के अगर जो चांसेस हैं, सिर्फ इस सेक्शन के जो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इस सेक्शन के आने के चांसेस जो हैं वो दैट इज़ ओनली 20%। ये बात भी समझ, सिर्फ 20% इसके चांसेस हैं। और जब हम बात करते हैं अबाउट सेकंड टाइप, यानी इस तरह से भी लेटर आ सकता है, और ये है कि आपको लेटर की टाइप्स में से कोई भी एक लेटर आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा जनाब चलो जी इसके ऊपर लिखो, और वो सिर्फ आपने लेटर लिखना होगा और कोई काम नहीं करना। तो जो वो आप वो लेटर लिखेंगे तो दैट विल कवर योर 20 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर हो गया ज़रा मुझे बताएं, जाग रहे हैं ना? तो जनाब 50 मार्क्स का पेपर हमारा कवर हो चुका है, यानी 50% हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा
अब जब हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो चले सीरीज वाइज ज़रा नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं ताकि हम बात को समझ लें। हम थोड़ा सा आगे क्यों आ गए, हम ज़रा बात को समझ लें। तो जनाब नंबर 4 हमारे पास सेक्शन है, दैट इज़ ऑफ 30 मार्क्स एज वेल। मैं ज़रा इसको भी लिख दूं ताकि आपको यहाँ पे समझ आती रहे। तो जनाब ये जो सेक्शन होगा ये होगा प्रेसी राइटिंग, ठीक है, और इसके साथ ही मैं इसको जो है वो लिख देता हूँ स्पीड रीडिंग, जिसे आप कॉम्प्रीहेंशन का नाम भी देते हैं। कॉम्प्रीहेंशन दोनों में आ जाता है, इसलिए मैं ये 2 वर्ड बोल रहा हूँ। क्यों मैं ये स्पीड रीडिंग बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। प्रेसी राइटिंग क्या होता है जनाब? प्रेसी राइटिंग ये होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक पैराग्राफ होगा, मैं यहाँ पे इसके बारे में लिखता हूँ, एक पैराग्राफ होगा और जनाब आपको कहा जाएगा कि भाई आपने इस पैराग्राफ को बड़े अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद 100 वर्ड्स, ये बात नहीं भूलनी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 100 वर्ड्स, चाहे वो 700 वर्ड्स का पैराग्राफ है, चाहे वो 700 वर्ड्स का पैराग्राफ है, नो मैटर, आपने 100 वर्ड्स में उस पूरे पैराग्राफ को अपने अल्फाज में एलैबोरेट कर देना है कि क्या है, खुद आपने बता देना है, अपने अल्फाज में एलैबोरेट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। मैं फिर इस चीज़ पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ये याद रखें कि अपने अल्फाज में, एक्सक्लूसिवली योर ऑन वर्ड्स, इसके अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये पैराग्राफ राइटिंग का सेक्शन हो गया। तो भाईजान ये जब आप 100 वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले तो ये था स्टार्ट में कि ये सेक्शन कवर करता था 20 मार्क्स, बाद में आई कैप को तरस आ गया, आई कैप को रहम आ गया, और आई कैप ने कहा कि भाई जा जी ले अपनी ज़िंदगी, आपको ये जो सेक्शन है ना इस दफ़ा से अब आएगा सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। ओ भाई ये यकीन करो आप पे बहुत बड़ा करम हो गया उनकी तरफ से, बहुत बड़ी रहमत हो गई आप पे। अल्लाह ताला ने करम कर लिया कि जनाब आई कैप को के दिल में ये बात डाल दी कि बच्चे हमारे कुछ नए नए आ रहे हैं तो ज़रा तरस खाएँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी तरस खा लेते हैं, और इस सेक्शन को उन्होंने कर दिया 10 मार्क्स का। स्पीड रीडिंग क्या है? स्पीड रीडिंग जनाब ये होगा कि एक पैराग्राफ होगा, यहाँ पे भी ये वही बात है, पैराग्राफ होगा, लेकिन अब क्या होगा कि उस पैराग्राफ से रिलेटेड 10 MCQs दिए जाएंगे कि भाइयों और बहनों ज़रा इन MCQs के आंसर बता दो ज़रा क्या क्या यहाँ पे बातें की गई हैं। हर MCQs को वो पैराग्राफ से देखे, उसके ऊपर भी टेक्निक है, मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। तो आपने उस सेक्शन को उस तरह से सॉल्व कर देना, 10 MCQs। और जनाब जो 10 MCQs आएंगे, हर MCQ होगा 2 मार्क का। तो मुझे बताएं कि 10 MCQs मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ, मैथ का नहीं हूँ ना, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं कितना होता है। तो आप कहेंगे सर 10 1 द 10, 10 2 द 20। तो जनाब ये सेक्शन होता है 20 मार्क्स का, हमने अभी बात की थी। और ये जो सेक्शन है इट इज़ एक्चुअली ऑफ 10 मार्क्स। तो जब ये 10 और 20 मिलते हैं तो कितना बनता है? 30 मार्क्स बनते हैं। तो जनाब 30 मार्क्स ही हो गए। अब ज़रा मुझे देख के बताएं कि कितने मार्क्स हमारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं, कितने मार्क्स हो चुके हैं जी बताइए। तो आप कहेंगे सर 30 ये हैं, 20 ये हैं, 20 ये हैं, 10 ये हैं, तो ये मिल के हमारे पास बनते हैं 80 मार्क्स। तो जनाब 80 मार्क्स का पेपर हो गया। अच्छा मुबारक हो गया, पेपर पैटर्न हुआ है अभी ज़ालमो। अच्छा नंबर 5 की बात करते हैं जी। हमारे पास जो अगला सेक्शन है, जो लास्ट सेक्शन है, दैट इज ऑफ, जो कि पहले भी आ जाता होता है, पहले ही आता है वैसे अक्सर, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको यहाँ पे किया, इसकी वजह थी कि जनाब आपको पता चले, और वो है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी का पोर्शन है, वो मैंने तो डिज़ाइन को ख़राब कर दिया, मैं डिज़ाइन को दोबारा ठीक करता हूँ। तो जनाब वो सेक्शन हमारे पास क्या होगा, दैट वुड बी ऑन वोकैबुलरी। तो जनाब वोकैबुलरी के अंदर, वोकैबुलरी भी बोलते हैं इसे वोकैबुलरी, वैसे यही वर्ड ज़्यादा ठीक है। वोकैबुलरी से रिलेटेड मैं आपको ज़रा एक ना हिंट दिए देता हूँ आज। आई कैप ने अभी तक जितने भी पेपर आए हैं ना आई कैप के, तो आई कैप ने 3 चीज़ें हमेशा दी हैं, हमेशा 3 चीज़ें दी हैं। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं ज़रा ये समझ लीजिएगा बड़े अच्छे अंदाज से। वो 3 चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ताकि पता चल जाए ना, आप लोग मसले में ना आए, आपकी आसानी के लिए। एक चीज़ वो हमेशा देते हैं जिसका नाम है जी इडियम्स, दूसरा जो देते हैं उसका नाम है जी सिनोनिम्स, तीसरा जिसे वो देते हैं उसका नाम है जी एंटोनिम्स। इडियम्स,
सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ये तीन चीज़ों में से हमेशा इन्होंने पेपर बनाया है। और जनाब याद रखें कि ये जो वोकैबुलरी का पोर्शन है दिस इज ऑफ 20 मार्क्स, यानी टोटल 10 होते हैं, 10 MCQs होते हैं और हर एक MCQ 2 मार्क का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे उन पर डिपेंड करता है। आप इस झंझट में ना पड़े, आप इन तीनों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, बाकी भी चीज़ें करें लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस आपने करना है क्योंकि हर दफ़ा इसी में से आता है। लेकिन आई कैप ये नहीं कहता कि मैं ज़रूरी इसी में से दूंगा, आई कैप ये भी साथ यहाँ पर लेने से कह देता है। इसलिए लेकिन याद क्या आपने रखना है कि आपने इन तीन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करना है। यानी अगर आपने वोकैबुलरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपने अपनी प्रिपरेशन को कुछ इस तरह से डिवाइड कर लेना है कि आपने ईडियम्स को 30% जो है ना इंपॉर्टेंस देनी है, सिनोनिम को 30% इंपॉर्टेंस देनी है, एंटोनिम को 30% इंपॉर्टेंस देनी है और जो बाकी 10% है वो दूसरी को दे दें। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड ऑल दैट, ये सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि 30-30-30 ये पोर्शन आता है इसमें। तो जनाब 20 मार्क्स ही हो गए। तो मुझे अब ज़रा आप लोग बताइए बहनों और भाइयों कि हमारे कितने मार्क्स कवर हो गए। जनाब ये हमारे टोटल मार्क्स जो कवर होते हैं 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। इस पैटर्न को अच्छे तरीके से आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा, जब तक आप इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो ये याद रखिएगा आप पेपर में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जब अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह ताला खैर करे। तो जनाब अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हुए हम अब मज़ीद क्या जानने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि हमने हर सेक्शन को कितना कितना टाइम देना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। देखिए टाइम इज़ मनी, ये बात याद रखें। ये चीज़ हर कोई कहता है लेकिन अमल हर किसी से नहीं हो पाता। याद रखें कि टाइम इज़ मनी। अगर आप टाइम को मैनेज करना जान गए तो इसका मतलब है कि आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर गए। लेकिन अगर आप टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे ना, तो याद रखें कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए टाइम को मैनेज करना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो रिमेंबर दिस, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम मैनेजमेंट में आपने पहला काम तो ये लाजमी करना है पेपर को करने से पहले, जब आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है और वो ये है कि आपने वॉच लाजमी आपके पास हो। मैं हमारे कैमरामैन भाई से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कल ना एक काम कर देना है कि सामने एक क्लॉक हो। ठीक है, ये मेरे सामने बैठा हुआ है यार, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं, वो मुझे इसका पता नहीं था और ये मेरे सामने बैठा हुआ है भाई क्लॉक। क्या बात है क्लॉक भाई, कैसे हैं आप, ठीक है। खैर, तो क्लॉक भाई को मैं सलाम कर रहा हूँ, वो मुझे नज़र नहीं आए भाई, मैं कह रहा था शायद वो उधर होंगे तो मैं उधर देखी जा रहा हूँ। क्या यार, सॉरी क्लॉक भाई, यार आपको मैंने प्रेजेंस आपकी इग्नोर की, मैं माजरत चाहता हूँ यार आपसे। तो वॉच बहुत ज़रूरी है जी। जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ी वॉच है, मैं अब इसको दिखाना चाहूँगा यार, ये कितना बुरा लगता है ना, मतलब ये भाई को मैंने नज़रअंदाज किया तो ये कहीं बुरा ना मान जाए। ये देखें जी, दिस इज़ माई वॉच। ठीक है, तो ये वॉच मेरी है, तो इसका ज़रा ध्यान आपने रखना है कि आपके पास एक वॉच हो, इतनी बड़ी नहीं लेके जानी, ये याद रखिएगा। ये जो है ना वो इतनी बड़ी वॉच का जाना ये अच्छी बात नहीं होती, तो इसलिए छोटी वॉच ये मेरे पास भी है, ये देखें ना ये है। लेकिन बार बार यहाँ से देखना दिस इज़ ऑकवर्ड, तो ये इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे पास क्लॉक हो जो कि आ गया। ये मेरे लिए आपके लिए वॉच होनी चाहिए। तो वॉच जो है ना वो बैंड नहीं हो, कोशिश करें। मेरे पास बैंड है क्योंकि मैंने तो पेपर नहीं देने ना, तो इसलिए मुझे हर बार क्या करना पड़ता है, पहले यहाँ पे आना या अपने सामने लेके आना, तो सेंसर इसको देखेगा और देखने के बाद वो बताएगा कि टाइम क्या है। तो सेंसर कभी कभार काम भी नहीं कर रहा होता, जब हमें टेंशन होती है ना पेपर में या असाइनमेंट करते वक्त, तो इससे भी टेंशन हो जाती है शायद। तो आपने क्या करना है कि अपने पास एक वॉच रखनी है और उस वॉच के ऊपर आपने टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लें कि आपका जो टोटल पेपर है दैट इज ऑफ 120 मिनट्स। 120 मिनट्स, 120 मिनट्स का मतलब क्या है कि 2 घंटे का पेपर है। और 2 घंटे के पेपर के अंदर आपने किन किन चीज़ों को सॉल्व करना है, वही जो चीज़ें हैं जो कि मैंने पीछे भी बताई, लेकिन अब मैं इनको कैटेगराइज कर दूं ताकि आप समझ लें। सबसे पहले हमारे पास है फिशबोन डायग्राम। अच्छा, फिशबोन मैंने आपको पहले बताया है, आपको फिशबोन डायग्राम आएगी या साथ ही और का ऑप्शन भी बीच में होगा।
ठीक है, और कहा जाएगा या फिशबोन कर लें या एफिनिटी कर लें। तो ये फिशबोन और एफिनिटी, इनको टाइम मैनेजमेंट में आपने क्या करना है कि अपने पास कुछ इस तरह से आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। पहली बात, आपने जनाब 3 to 5 मिनट्स, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 3 to 5 मिनट्स, दोबारा लिखता हूँ जी, 3 to 5 मिनट्स जो है ना, ये आपने मुख्तस करने हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर, जिसे आप नाम देते हैं प्लानिंग का। प्लानिंग करनी है 3 to 5 मिनट्स में, प्लान करने का मैंने लिखना क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारा बताऊंगा मैं भी एक्सप्लेन करके, लेकिन अभी इतना 5 मिनट ये गए, ठीक है। जो अगले 5 मिनट हो गए उसमें एक एक लाइन लिखनी है आपने, 3 कॉज 3 इफेक्ट लिखने हैं। फिशबोन में 3 कॉजेस 3 इफेक्ट्स लिखने होते हैं। जिन्होंने पहले ये पैटर्न देखा है, जिनको पता है, ठीक है, चूंकि क्रैश बैच है, एक्सप्रेस बैच है, तो ये आपको समझ आ जाएगी साथ साथ, उनको ये पता होगा इस पैटर्न का। तो जब आपने 3 कॉजेज 3 इफेक्ट्स लिखने हैं, उस सेंटेंस एक ही होना चाहिए कंप्लीट, यानी कि पूरा आप बड़ा लिखो। और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि 8 to 10 वर्ड्स दे आर इनफ ऑफ 1 कॉज और 1 इफेक्ट। तो आपने क्या करना है कि 3 से 5 मिनट आपने प्लानिंग पे लगाने हैं, और प्लानिंग के लिए आपने क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी आपने मतलब क्या है कि वो प्लानिंग कहाँ पे लिखने हैं वो वर्ड्स, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी अब ये ज़हन में रखें कि 3 से 5 मिनट प्लानिंग के लिए, और आपने अगला काम क्या है जिसे हम नाम देते हैं जनाब मज़ीद 5 मिनट्स के अंदर बड़े आराम से हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे 5 to 7 मिनट्स लिख रहा हूँ। आपने इससे टाइम जो देना है वो देना है लिखने को, 5 to 7 मिनट्स लिखने को देना, इससे ऊपर नहीं देना। और यही सिलसिला जनाब जो मैंने बताया, चूँकि ऑप्शन होती है, तो यही सिलसिला यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। एफिनिटी डायग्राम है 5 to 7 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स, यानी मतलब क्या है कि ये जो सेक्शन है ये यानी हम 8 से लेकर और 12 मिनट्स के अंदर अंदर इसको ख़त्म कर सकते हैं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 8 to 12 मिनट्स में ये सेक्शन कवर हो सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो मैक्सिमम भी जो आपने टाइम देना है, मैक्सिमम वो 15 मिनट्स का हो, इससे ऊपर आपने जाना ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये मैक्सिमम है, ये डेड लिमिट है आपके लिए, ये डेड लिमिट है, मैं फिर बता रहा हूँ। आगे बढ़ जाएं। जब हम आगे आते हैं तो जनाब हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग का सेक्शन आ जाता है। तो पैराग्राफ राइटिंग में बड़ा आसान काम, वो जो प्लानिंग आपने मैंने बताया ना, उसी टॉपिक से रिलेटेड होता है पैराग्राफ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फिशबोन का डायग्राम का तो आपने ये कर लिया कॉज इफेक्ट्स, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग करेंगे आप एफिनिटी वाली, ना एंज तरह ना करना भाई, ये तो नहीं। उसी सेक्शन को अगर पकड़ा तो उसी को कंप्लीट करना है। तो पैराग्राफ राइटिंग में चूंकि प्लानिंग आप पहले कर चुके हैं, यहाँ एफिनिटी या फिशबोन में पहले कर चुके हैं, हो गई ना ऊपर प्लानिंग। तो अब आपने क्या करना है कि ऐसे राइटिंग की प्लानिंग करनी है कि मैंने इंट्रोडक्शन, जो कि टॉपिक डिस्कस किया जाता है इंट्रोडक्शन में, बॉडी पैराग्राफ्स मिनिमम 2 होते हैं, उनमें मैंने क्या लिखना है, वो प्लानिंग और कॉजेस की बात आएगी। उसी को आप यहाँ पे बहुत चीज़ें जो है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं एंड पे कंक्लूजन। तो आपने ये जो टोटल प्लानिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है उन्हीं वर्ड्स को देखते हुए, प्लानिंग के वर्ड्स को जो आप पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ राइटिंग का हमारा सेक्शन सॉरी, तो पैराग्राफ राइटिंग का जो हमारा सेक्शन होगा, इसको आपने जो मैक्सिमम टाइम देना है ये होना चाहिए 30 मिनट्स का। 30 मिनट से ऊपर आपने नहीं जाना, ठीक है। तो ये टोटल पूरा सेक्शन जो 30 मार्क्स का होगा, ये होगा मैक्सिमम 45 मिनट्स का। 45 मिनट्स, इससे ऊपर नहीं आपने जाना, क्लियर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आता है जनाब लेटर राइटिंग। लेटर, अगर आपको लेटर राइटिंग आया जिसके अंदर पहले करना है ड्राफ्ट करना है, अगर जिसमें मिस्टेक्स निकालनी है, मिस्टेक्स बताएं क्या, और फिर इसको रीड्राफ्ट करें, ये सेक्शन है, या सिर्फ लेटर राइटिंग है, तो आप इसके बारे में याद रखें कि लेटर राइटिंग ये ज़्यादा से ज़्यादा, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। पहले प्लानिंग का सेक्शन जो है उसे आप दें 3 मिनट्स, सॉरी फिर डिज़ाइन ख़राब हो गया हमारा, हमने उसको देने कितने मिनट्स, 3 मिनट्स। जनाब ये 3 मिनट्स से ऊपर आपने नहीं जाना, प्लानिंग करें 3 मिनट्स। और फिर उसके बाद आपने 24 से लेकर 27 मिनट्स, इससे ऊपर नहीं जाइएगा, ये आप देंगे लेटर राइटिंग को, लिखने के अमल को।
और यानी टोटल जो हमारे पास जब हम बढ़ते हैं, जब इसके बारे में देखते हैं तो जनाब टोटल जो सेक्शन होगा आपने इस पर जो ज़्यादा से ज़्यादा मिनट्स लगाने हैं वो 30 मिनट्स होंगे। इससे ज़्यादा का ये खेल है ही नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग के साथ हमारे पास मेमो राइटिंग भी है। तो मेमो राइटिंग में भी सेम प्रोसीजर 3 मिनट्स 27 मिनट्स। जब हम आते हैं रिपोर्ट राइटिंग, हाँ अगर रिपोर्ट आती है तो मैं कहूँगा कि रिपोर्ट राइटिंग पे आपने याद रखना है कि भाई और बहनों उसको कम से कम 40 मिनट्स दें। ये 40 मिनट्स आप जब उसे देंगे तो ऊपर से आपको टाइम फिर बाकी बचाना पड़ेगा कि 8 to 12 मिनट्स, ठीक है। फिर उसमें ये 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स ये वाला सेक्शन जो पैराग्राफ राइटिंग का है इससे ऊपर आपने नहीं जाना, कम ही रहना है, ठीक है। यानी यहाँ से 3-4 मिनट बचा के वटेवर तो वो करके आप 40 मिनट्स इसको लाजमी देंगे रिपोर्ट राइटिंग को, जो कि थोड़ी बड़ी होती है। तो जो कहे कि नहीं आप इसको भी 30 में करना तो ये ज़्यादती है, वैसे हो नहीं सकता ना। तो इससे 40 मिनट्स आप लाजमी दें। प्लानिंग करें, प्लानिंग को कम से कम रिपोर्ट राइटिंग में जो टाइम है ना वो आपने 5 to 7 मिनट्स देने हैं। घड़ी पे आप जो है ना वो टाइमर देख लें और आपने 5 to 7 मिनट्स देने ही देने हैं, जो मर्जी हो जाए। 5 to 7 मिनट्स मस्ट है। अच्छा, लेटर, मेमो, रिपोर्ट तीनों में जो है ना वो कोई एक चीज़ आती है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया 30 और अगर रिपोर्ट आया तो 40। जब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला सेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड अबाउट प्रेसी राइटिंग। अच्छा, प्रेसी राइटिंग के अंदर 2 सेक्शन हैं, जैसे आपको याद होगा। एक सेक्शन है जिसे हम नाम देते हैं MCQs का, एक सेक्शन है जिसका नाम है प्रेसी लिखनी है ना। ये 2 सेक्शन ही है ना। तो इसके ऊपर भी जब आप आते हैं तो ये बात याद रखें कि MCQ पोर्शंस आपने उसको कैसे टाइम को मैनेज करना है। ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम देना है इसको MCQs पोर्शन को, ये होना चाहिए 12 से 15 मिनट्स। 12 से 15 मिनट्स, इससे ऊपर नहीं जाना। 12 से 15 मिनट्स आपने इससे ऊपर नहीं जाना। अच्छा, पहले ज़रा वो टाइम देख लें कि जो हमने पहले काउंट किया था वो कितना है। 15 मिनट्स हमने इसे दिए, ठीक है। 30 मिनट्स इसे दिए, 45 मिनट्स हो गए। 30 मिनट्स इधर दे दे तो कितने बनते हैं जनाब? 1 hour and 15 मिनट्स। हमारे पास 45 मिनट्स बचे, तो आपने 15 मिनट्स इस सेक्शन को देने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप प्रेसी लिखेंगे तो प्रेसी लिखने के लिए आपने उस काम को, जो वो सेक्शन आपके पास होगा, यहाँ पे मैंने बताया कि 12 to 15 मिनट्स, इससे ऊपर आपने नहीं जाना, ठीक है। अब हमारे पास 30 मिनट्स बचे, ठीक है। 30 मिनट्स के टाइम की जब हम बात करते हैं तो उन 30 मिनट्स के टाइम में प्रेसी राइटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। इस प्रेसी राइटिंग को आपने जो टाइम देना है वो 25 से 30 मिनट्स का होगा। 25 से 30 मिनट्स का। अच्छा, अगर हमने इस चीज़ को देखे, आपको ये सर टाइम तो पूरा हो गया लेकिन एक चीज़ आप भूल गए हैं, देखे ना, 15 मिनट्स ये हो गए, 30 मिनट्स ये हो गए, यानी 45 मिनट्स। फिर हम इस सेक्शन पे आते हैं तो जनाब ये आ गया 1 minute 25 सेकेंड्स। और फिर उसके बाद हम अगर आते हैं इस सेक्शन पे, प्रेसी राइटिंग की दोनों सेक्शन पे, तो सर 15 मिनट्स अगर हम इस पे लगाएंगे तो बाकी 30 मिनट्स बचे, ठीक है। 30 मिनट्स तो आप कह रहे हैं यहाँ पे लगा दें, तो सर वोकैबुलरी कहाँ जाएगी, वोकैबुलरी का पोर्शन कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे गेम जो है वो ज़्यादा हमारे पास आती है कि हमने इसमें क्या किरदार अदा करना। ये जो सेक्शन है एफिनिटी और पैराग्राफ राइटिंग का, ये 45 मिनट्स मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम बताए, बहुत ही ज़्यादा। देखें ना, मैंने बताया कि 8 to 12 मिनट्स आपने इसको देने हैं। तो ये सेक्शन में आपके सामने करके आपको दिखाऊंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लानिंग पहला पोर्शन जो होता है ना, ये आपका 5 to 7 मिनट्स अगर ले जाए, और यहाँ पे प्लानिंग चूँकि आपने लिखी होती है, तो जब आप पैराग्राफ सिर्फ जो लिखना होता है 100 वर्ड्स का, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिख सकते हो 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 से 15 मिनट, इससे ऊपर नहीं जाता। लेकिन मैं इसके लिए भी कहता हूँ कि जनाब चलो आप 25 मिनट ले लो, ठीक है, बस ज़्यादा बता रहा होता हूँ। तो आप 10 से 15 मिनट में कवर कर सकते हो। जो वोकैबुलरी का पोर्शन एंड पे हमारे पास आता है, मैं यहाँ पे इसको लिख भी दूँ ताकि वो चीज़ हम जो है ना वो भूल ना जाए। वोकैबुलरी का पोर्शन टोटल 10 MCQs होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते, ठीक है। टोटल 10 MCQs हैं। तो 10 MCQ जो हमारे पास है, हर एक को आपने 1.5 मिनट्स देने हैं। तो यानी मतलब क्या आ गया, 15 मिनट्स का पोर्शन अब यहाँ पे। तो ये वाला सेक्शन जो 45 मिनट्स का है, ये मैंने बहुत मैक्सिमम बताया कि अगर इतना ज़्यादा बनता है तो भाई ये उस सूरत में आपने 45 मिनट्स लगाना है जब इसमें आपने 40 मिनट्स नहीं लगाने, ठीक है। तो 45 मिनट्स तो जब प्रैक्टिस होगी तो आप नहीं लगाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम इस चीज़ के ऊपर लगाएंगे, पहला जो फिशबोन, एफिनिटी और पैराग्राफ का राइटिंग होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 मिनट्स के अंदर बड़े आराम से आपको कवर कर जाएगा, ठीक है, ये कर जाएगा। और बाकी हमारे पास जो 15 मिनट्स बचेंगे आपने इस वोकैबुलरी के सेक्शन को देने हैं। निकालने का हमारे पास जो मार्जिन है 15 मिनट्स का, वो यहाँ पे बड़े आराम से निकलता है।
इधर जब हम लेटर राइटिंग के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भी हम बड़े आराम से 5 to 7 मिनट्स स्पेयर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद जब हम MCQs के ऊपर आते हैं, मैंने 12 to 15 मिनट्स बताए हैं, आप इसमें भी अपनी घड़ी में 1 मिनट का टाइम लगाएंगे एक को समझने का। वो कैसे समझना मैं बता दूंगा आपको। आप 1 मिनट के अंदर एक को सॉल्व करें तो 10 मिनट लगते हैं, इतना ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर भी मैंने 12 to 15 मिनट्स बोले कि आप टाइम को जो है वो अच्छे तरीके से इस तरह से लेके जा सकते हैं, वोकैबुलरी का सेक्शन ही आ जाएगा। अच्छा, अब मैं टाइम मैनेजमेंट करते वक्त आपको ज़रा प्रायोरिटाइज कर देता हूँ कि आपने पहले कौन सा सेक्शन करना है। आइए ज़रा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप आएंगे ना तो आके आपने इस वोकैबुलरी के पोर्शन को पहले पकड़ना है, और वोकैबुलरी में एक वर्ड को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। एक वर्ड को 1 मिनट, देखिए 30 सेकेंड इनफ होते हैं। 30 सेकेंड में आप आंसर दे सकते हो कि इसका ये आंसर होगा, लेकिन आप 1 मिनट लाजमी अपनी घड़ी के ऊपर टाइम लिखेंगे और उसको जो है वो चेक करेंगे, और 1 मिनट आप इसे देंगे लाजमी। 10 MCQ तो 10 मिनट आपने दे दिए। फ़र्ज़ करें कि एक MCQ की समझ नहीं आई और 1 मिनट गुजर गया, छोड़ दे उसे, नेक्स्ट पे आ जाए। आपने 10 मिनट से ऊपर टाइम नहीं देना, ये बात याद रखिएगा। तो आप अगर समझे कि 8 मिनट में आपने 8 MCQs कर लिए और बाकी 2 मिनट बचे हैं, तो जो आपने छोड़े ना उनको ज़रा देख लें, उनको आप दोबारा देख लें, और देखने के बाद अगर समझ आती है ठीक है, नहीं आती तो अब आपने पेपर के एंड तक भी उसको नहीं देखना है। जब एंड आएगा ना आपके पास तब आप उसे चेक करेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें, जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो यकीन कीजिए आपके पास 10 से 15 मिनट्स का टाइम ज़रूर स्पेयर बचा हुआ होगा जिसके अंदर आप प्रूफ रीड करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कब होगा, जब प्रैक्टिस आप यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की करते रहेंगे तब। अच्छा, वोकैबुलरी नंबर 1 इसको आपने पकड़ना है। फिर उसके बाद आगे आपने आना है इस सेक्शन पे, नंबर 2। ये मैं आ रहा हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इसलिए मैंने 2 लिख दिया। तीसरे नंबर पे जिस सेक्शन पे आपने आना, दैट वुड बी ऑफ लेटर राइटिंग, ठीक है, या मेमो या रिपोर्ट। और 4th में जब आप आएंगे तो वो ये सेक्शन होगा प्रेसी राइटिंग का। आपने क्या करना है, MCQs को सबसे पहले नंबर 1 प्रायोरिटाइज करना है, फिर उसके बाद नंबर 2 पे ये। तो MCQs को मैंने आपको वही बताया कि आप 10 मिनट से ऊपर ना जाइएगा। अगर आपको किसी MCQ की समझ नहीं आई, 1-1 मिनट एक को दे देना है, तो आपने क्या करना है, छोड़ देना उसे फिर, ठीक है। फिर आप आ जाएंगे इस प्रेसी राइटिंग पे। तो ये प्रेसी राइटिंग का जो काम होगा, इसमें पढ़ने का जो काम होगा, पढ़ने का वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसके ऊपर टाइम देना है 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। जब लिखने का टाइम आएगा तो लिखते वक्त आपने, चूँकि अपने वर्ड्स में लिखना है, सिर्फ 100 वर्ड्स हैं, मसला ही कोई नहीं है। हो सकता है अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो वह बड़े आराम से 100 वर्ड्स लिख लेंगे। अगर किसी की नॉर्मल है, वो जाने देख के ABC इस तरह करके भी कर रहा है, तो वो 100 वर्ड्स बड़े आराम से लिख लेता होता है 10 मिनट्स के अंदर अंदर। और अगर किसी की थोड़ी सी अच्छी है कि उसे पता होता है A कहाँ है B कहाँ है और वो देख के लिख रहा है, तो फिर तो जनाब बड़े आराम से 6 से 7 मिनट में 100 वर्ड्स लिखे जाते हैं। मैं वाकई कह रहा हूँ, लिखे जाते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो ये आपने इस तरह से प्रायोरिटाइज करके अपने टाइम मैनेजमेंट को इस तरह से कवर करना है। क्लियर बेटा? मुझे उम्मीद है कि ये टाइम मैनेजमेंट भी आपको अच्छे अंदाज से समझ आ गई होगी। अब हम अपने 3rd एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, और वो है कि आखिर पढ़ना कैसे है। सर जी कैसे पढ़ें? पढ़ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जाहिर सी बात है। पढ़ना है तो अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला, किसी भी तरह से कुछ भी नहीं होने वाला। तो पढ़ना कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अपने स्टूडेंट्स को एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, उससे नाम देते हैं जनाब कॉन्ट्रैक्ट। ये बात ज़रा समझ लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरी चीज़ जो होती है उसे आप नाम देते हैं सर्वेंट। कॉन्ट्रैक्ट और सर्वेंट, ये 2 बातों को ज़रा बड़े ध्यान से समझिएगा। ये क्या है बेटा? पहले ज़माने के अंदर तसव्वुर था गुलामी का। और गुलामी का तसव्वुर क्या था कि आपको एक काम करने के लिए कह दिया तो आपने वो काम करना है। आप गुलाम जो हैं वो कोई 10 मिनट के लिए, 10 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए नहीं है, बल्कि आप गुलाम 24/7 हैं। जब आपके मालिक ने आपको, अभी आप सोने के लिए गए ही हैं, आपके मालिक ने कहा जी आया, वापस आना पड़ेगा, दिस इज़ गुलाम, ठीक है। पहले था तसव्वुर गुलामी का, वो तसव्वुर ख़त्म हुआ और अब आ गया तसव्वुर किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। कोई जॉब करते हैं, जॉब करते वक्त हम क्या करते हैं, हमारे पास 9 to 5 जॉब है, 8 आवर्स की जॉब है, फ़र्ज़ कर लें 8 आवर्स की जॉब है, और उन 8 आवर्स के अंदर हम वो काम करेंगे जो हमें करने के लिए कह दिया गया। बाकी टाइम 16 घंटे वो हमारी मर्ज़ी, अब जो मर्ज़ी करें।
लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या शामिल है, 8 घंटे। और 8 के बाद अगर मालिक हमें बुलाए, ठीक है आओ, तो आप कहें क्यों आओ, वजह कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, ठीक है। हमारा 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट इससे ऊपर नहीं था, ऊपर आना, ठीक है पैसे बताओ, वट एवर जो भी, तो वो देने पड़ते। तो बात क्या है कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और एक है सर्वेंट सिस्टम। तो पहले ज़माने में गुलामी का तस्वुर बहुत ज़्यादा था और गुलाम थे, ठीक है। और उसमें क्या होता था कि जो मालिक ने कह दिया वो हरफ़े आखिर है, जो मालिक ने कह दिया वो हरफ़े आखिर है। यही वजह है कि जो गुलाम थे ये सबसे अच्छे मुसलमान भी थे, गुलाम जो थे ये सबसे अच्छे मुसलमान भी थे, प्रैक्टिसिंग बड़े अच्छे मुसलमान थे। वजह क्या थी कि वो इबादत को भी गुलामी का कॉन्सेप्ट चूँकि उनके पास क्लियर होता था कि गुलाम कैसे बनना है, कैसे बने हैं, वो बने हुए होते थे। अब अल्लाह का गुलाम बनना उनके लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए उस सूरत में वो बड़े ही शानदार प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बने। हम अच्छे मुसलमान, प्रैक्टिसिंग मुसलमान वैसे नहीं बन पाते। वजह क्या है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर है, तो हम अच्छे अल्लाह के बंदे भी नहीं बन पाते। नमाज पढ़ ली ठीक है, लेकिन अपने रोज़मर्रा के मामलात के अंदर भी अल्लाह के बताए हुए अहकामात पे अमल नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के ऊपर काम किया होगा, हमारे अंदर गुलामी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना हमने अपने माँ बाप को गुलामी के कॉन्सेप्ट में देखा, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में देखा। तो इस वजह से हमारे अंदर वैसा झुकाव और वैसा काम करने का जो एक कैलिबर है वो नहीं रहा, ठीक है। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, इस वक्त मैं ये इस्लामी लेक्चर की तरफ कहाँ आ गया, इसका भी यहाँ पे ये तस्वुर है। देखें, जो पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये बात याद रखें। व्हेन यू हैव अ गोल इन योर लाइफ, व्हेन यू हैव सम एम इन योर लाइफ, जब आपके जहन में, आपके माइंड में एक मकसद आ गया, मकसदियत आ गई आपके अंदर, तो जनाब उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बेस रहना ये आपको नुकसान देगा। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आपको बनना पड़ेगा बिल्कुल वैसे जैसे 24/7 सर्वेंट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर वक्त पढ़ते रहें, मैं ये नहीं कह रहा, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा इस चीज़ को। मेरा मतलब ये है कि आप स्टूडेंट रहें, और स्टूडेंट के अंदर एक चीज़ होती है जिसे आप क्या कहते हैं कि वो लर्न करना चाहता है, ठीक है, वो चीज़ों को बार बार सीखना चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है। तो आप अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा कीजिए प्लीज़, आपने सीखना है। और सीखने के लिए मैं यहाँ पे मजबूर हूँ कि मैं आपको एरिस्टोटल, ठीक है, और उनके ही उस्ताद हमारे पास जो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रहे, उनके उस्ताद प्लेटो, ठीक है, अरस्तु और अफलातून, जिसे अरस्तु को क्या कहते हैं, अफलातून। तो अरिस्टोटल अरस्तु है और अफलातून उनके उस्ताद थे। अब क्या हुआ कि एक दिन अरिस्टोटल साहब आते हैं अपने उस्ताद प्लेटो के पास, अफलातून साहब के पास, और आके उन्हें कहते हैं कि सर जी, आप का जो एक्सपीरियंस है ना वो 40 इयर्स का है, और इतना आपको नॉलेज है, इतना नॉलेज है कि सर हम रश्क करते हैं आपको देख के। सर ये आपके पास इतना इल्म कैसे आ गया? तो उसके जवाब में प्लेटो साहब कहते हैं अरिस्टोटल साहब को कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे बच्चा, तुझसे नहीं होगा। वो कहता नहीं उस्ताद जी दसो, उस्ताद जी बस आज दसो। प्लेटो साहब कहते हैं अच्छा तो चल फिर मेरे नाल। तो वो प्लेटो साहब उसे लेके जाते हैं एक दरिया में, ठीक है, दरिया में। उस दरिया के अंदर ना ये प्लेटो साहब आए, आगे किनारे पे आए, ठीक है, जूता पहना हुआ उन्होंने, अंदर आ गए यहाँ तक कि अब प्लेटो साहब जो हैं वो पानी में यहाँ तक आ गए, ठीक है, यानी पानी उनके ये यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ तक पानी आ गया जनाब, ठीक है। तो अरिस्टोटल साहब किनारे पे यहाँ खड़े हैं, देख रहे हैं, ठीक है। अब प्लेटो साहब क्या कहते हैं, प्लेटो साहब कहते हैं आ जाओ, आओ अंदर। अब वो आ जाते हैं जी इनके अपने उस्ताद साहब के पास। लो जी आगे इधर आते तैरते जो ना उस्ताद साहब के पास आ गए। उस्ताद साहब कहते हैं जी उस्ताद साहब मैं भी आ गया, यहाँ तक कि इनके भी यहाँ तक
पानी आ गया। अब उस्ताद साहब ने कहा, अरिस्टोटल साहब ने कहा कि सर जी ज़रा मुझे बताएं, वो सवाल मेरा था कि आपके पास ये इतना इल्म कैसे है, इल्म कैसे, आप इतना ज़्यादा कैसे नॉलेज रखते हैं, आप हर चीज़ आती है, हर चीज़ याद रखते हैं। तो ये सवाल जब रिपीट किया ना अरिस्टोटल साहब ने, तो उसके जवाब देने की बजाय जो उस्ताद साहब थे ना, प्लेटो साहब, उन्होंने पकड़ा इनको, और पकड़ने के बाद इनका ना सर से पकड़ा और पानी के अंदर उन्होंने जो है वो ले गए नीचे। अब अरिस्टोटल साहब को लगा कि जनाब देयर इज समथिंग, पानी में कुछ है जिसकी वजह से ना मेरे उस्ताद साहब जो है ना वो बड़े, जो है ना वो इल्म उनके पास है। उनका जरा मैं देखूं क्या है पानी में। उन्होंने देखा छोटी छोटी सी ना, उन्हें क्योंकि उस वक्त पानी बड़े साफ़ होते थे, तो उन्होंने देखा कि छोटी छोटी जो मछलियाँ हैं ना वो तैर रही हैं। अच्छा, इसमें इल्म है? नहीं। नीचे देखा उस्ताद साहब की टूटी जूती नज़र आई उन्हें, उसको देखोगे हो सकता है इसके अंदर इल्म नहीं है। कुछ देर के बाद, यानी समझे कि कोई ना 20 से 25 सेकंड गुजरे इस काम में, तो उन्हें याद आया, ओए मेरा तो सांस नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है। उन्होंने वेट किया, जितना किया जा सकता था, मगर इस एक सांस से कितना वेट किया जा सकता था कि आखिरकार इन्होंने, अरिस्टोटल साहब ने उस्ताद साहब को पकड़ा, साइड पे किया और भाग के बाहर आ गया। मुझे नहीं इल्म हासिल करना, मुझे इल्म नहीं हासिल करना, जो मर्जी हो जाए। तो प्लेटो साहब ने उस वक्त उन्हें कहा कि यार मुझे बस एक बात का आंसर दे दो, सिर्फ एक बात का आंसर, और वो क्वेश्चन ये है कि जब तुम पानी में थे तो उस वक्त तुम्हारी कैफियत क्या थी? जब तुम पानी में थे तो उस वक्त तुम्हारी कैफियत क्या थी? तो अरिस्टोटल साहब उसके जवाब में कहते हैं कि मेरी कैफियत ये थी, मेरा दिल कर रहा था कि बस किसी तरह मुझे सांस आ जाए। तो प्लेटो साहब ने बड़ी शानदार उसके बाद बात कही और कहा कि जो कैफियत तुम्हारी पानी में है, ये सोच के साथ, इस कैफियत के साथ कि किसी तरह मुझे सांस आ जाए, यही कैफियत मेरी इस दुनिया में होती है, ज़मीन पे होती है कि किसी ना किसी तरह मुझे इल्म आ जाए। तो भाई ये कब होगा? जब आप सर्वेंट होगे, और उसके लिए आपको एक लर्निंग फेज के अंदर रहना पड़ेगा, लर्निंग फेज के अंदर रहना पड़ेगा। और यकीन कीजिए कि अगर आप लर्निंग फेज में होंगे, कैसे कि जिधर भी जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, व्हाटएवर, कहीं पे भी जो कुछ सीखने को मिल रहा है पकड़ लो सॉरी, जो सीखने को मिल रहा है पकड़ लो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अगर आप अपने अंदर इस एबिलिटी को कायम कर पाएंगे तो यकीन कीजिए कि आप एक बहुत ही शानदार स्टूडेंट बन जाएंगे। खाना खाने जा रहे, बर्गर है, अच्छा हैम बर्गर है आ गया, तो ये हैम क्या होता है? ठीक है, आप हाउडी में गए, हाउडी, ठीक है, क्या हाउडी है? बर्गर बड़ा शानदार है इनका। तो हाउडी जो है, उन्होंने अपने मेन्यू के अंदर बहुत से ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं जो समझ नहीं आते, तो आप अपने आप को ज़रा पूछे ये होता क्या है। अब मेन्यू है तो वो किसी वेटर को बुला ले, यार इस वर्ड का क्या मतलब होता है ज़रा बताओ। सीखना, जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रहता है ना वो कभी सीख नहीं पाता, मसला ये है उसका। लेकिन जो सर्वेंट बन के रहता है वो एक अच्छा मुसलमान भी होता है और एक इंतहाई शानदार किस्म का स्टूडेंट भी होता है। और अगर आप एक इंतहाई शानदार किस्म के स्टूडेंट हैं तो यकीन कीजिए कि आप बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे। अब पढ़ना कैसे है इसकी बात सुन लें, और याद रखें भाई, इस PRC 1 में पहली बात तो यह है कि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यानी जिधर भी आप जा रहे हैं, जैसे ये पिलर है तो पिलर क्यों है, ठीक है, ये पिलर को जो है इसका मतलब क्या है, व्हाटएवर जो भी चीज़ है। इसी तरह ये मेरे पास LED है, तो ये LED और LCD में डिफरेंस क्या होता है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप करेंगे तो इससे पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि आपकी वोकैबुलरी का मसला नहीं आपके पास रहेगा, क्योंकि आप तो सीखने वाले हैं। तो डेली आपने कोई ना कोई चीज़ जो है वो की हुई है। तो यहाँ पे वोकैबुलरी को सॉल्व करने के पहली बात यह है कि आपके पास मैं रोज़ाना 1 से 2 असाइनमेंट्स शेयर किया करूँगा वोकैबुलरी से रिलेटेड। आप उसको सॉल्व करेंगे जिसमें 15 MCQs हुआ करेंगे। आप उनको सॉल्व करना, फ़र्ज़ करें कि आपको सिर्फ 2 MCQs आते हैं 15 में से, तो आप बाकी वाले जो 13 हैं उनको क्या करें, सर्वेंट बन के सीख लें। कैसे सीख लें? उन वर्ड्स को आपने पढ़ना है पूरा दिन, उन वर्ड्स को आपने क्या करना है कि लिख लेना एक पेज पे, उसकी पिक्चर लेनी है और उसको अपने मोबाइल का वॉलपेपर लगा लेना है। जब मोबाइल ओपन करना है पहले उसे देखना है, फिर किसी और काम को देखना है। क्या होगा? अच्छे सर्वेंट तैयारी होती रहेगी। ठीक है, जब मोबाइल ओपन करना, जब भी करना है, तो मैंने पता है तो कितनी बार मोबाइल ओपन करते हो,
जब भी मोबाइल ओपन करना है यही काम करना है, कोई और काम नहीं। तो आपकी वोकैबुलरी इस तरह साथ साथ कवर होती चली जाएगी। डेली आपके ग्रुप्स में मैं लिंक शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है जी। तो ये बात तो आपने याद रखें, वोकैबुलरी 20 नंबर आपके इस तरह कवर हो जाएगा। अच्छा, अगली बात की तरफ आते हैं। हमारे पास बाकी जो सेक्शन है जिसको हम नाम देते हैं 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का पीछे पेपर में मैं सब डिस्कस कर चुका हूं, आपको पता होगा। तो जो 80 मार्क्स का बाकी सेक्शन है, इसके ऊपर भी जरा बात को समझ लें, इसके ऊपर भी जरा अंडरस्टैंड कर लें। वो जो 80 मार्क्स का सेक्शन होगा भाइयों और बहनों, आपने उस 80 मार्क्स के पोर्शन को सॉल्व करना है। उसके लिए एक चीज़ का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके 80 मार्क्स नहीं आ सकते। और वो चीज़ क्या है, बल्कि एक नहीं है वो ना 3 चीज़ें। कितनी? 3 चीज़ें। और वो 3 चीज़ें क्या हैं बताता हूँ। पहली चीज़ है ग्रामर, ठीक है, पहली, ठीक है। दूसरी क्या है? ग्रामर है, दूसरी भी ग्रामर ही है। तीसरी क्या है? वो ये है, मुझे ज़रा देख के बताएं। ग्रामर, ये भी ग्रामर है। तो जनाब आपको ग्रामर के ऊपर उबूर होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि किताबों को क्रिएटिवली समझना शुरू कर दो, नहीं। 3 दिन के अंदर अंदर आपको मैं ग्रामर करवा दूंगा इंशाल्लाह। और इतनी शानदार के बस समझना है, सर्वेंट बन के समझना है, कॉन्ट्रैक्टर बन के नहीं समझना, सर्वेंट बन के समझना। और किस अंदाज से समझना है? जैसे ये प्लेटो साहब जमीन पर उनकी कैफियत होती है कि बस किसी तरह इल्म आ जाए, तो बड़े ध्यान से उसको आपने समझते रहना, देखना है, असाइनमेंट्स दूंगा बस उसको साथ साथ सॉल्व करना है, अंडरस्टैंड करना है, और जनाब अपनी पढ़ाई को शानदार बना देना है आपने, ठीक है। तो ये चीज़ को आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है। जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे, ग्रामर 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 बड़ी ज़रूरी है। सेल्फ राइटिंग ग्रामर आएगी तो होगी, टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा आप नहीं कर सके। जो मैं करवाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं करवाऊंगा बहुत अच्छे अंदाज से। जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे भाई, आप किसी सूरत में भी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप अच्छे तरीके से इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन नंबर 1 हमारा है, जिसमें हमने पढ़ना कैसे है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है और इस किस्म की तमाम चीज़ें हमने अच्छे तरीके से कवर करनी। सेशन 1 इख्तिताम को पहुंचा भाई। अब सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम सेशन 2 के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।